दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण कथन और शब्दावली के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है प्रमुख ऐतिहासिक शब्दावली जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के साथ विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रमुख ऐतिहासिक शब्दावली। पहला है दोस्तों वजह। तो वजह क्या होता था आप जान लीजिए कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा वंशानुगत बना दिए गए एकता भूमि को वजह कहा जाता था। तो याद रखिएगा दोस्तों, वजह ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा एकता भूमि जो वंशानुगत बना दिया गया था उसको कहा जाता था। विलायत तो बड़ी एकता जिसके प्रशासक को वली कहा जाता था, इसे विलायत कहते थे। मुरत्तब तो दोस्तों यथोचित रूप से निरीक्षण करके नियुक्त किया गया सैनिक, इसे मुरत्तब कहा जाता था, याद रखिएगा। और चरख क्या था? ये शिला प्रक्षेपास्त्र, इसको चरख कहा जाता था। फलाखून तो गुलेल को फलाखून कहा जाता था। अगला है दोस्तों दीवाने मुस्तख राज क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित राजस्व विभाग, इसको दीवाने मुस्तख राज कहा गया। दीवाने इस्तिहाक तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित पेंशन विभाग को दीवाने इस्तिहाक कहा जाता था। मुहतसिब कौन था? तो दोस्तों शरीयत के अनुसार लोगों के आचरण का निरीक्षण करने वाला अधिकारी, इसको मुहतसिब कहा जाता था। नोरिया तो गियर प्रणाली से संयुक्त सिंचाई व्यवस्था, इसे नोरिया कहा जाता था। नद्दाफ क्या होता था? तो दोस्तों आप जान लीजिए कि सल्तनत काल में नद्दाफ जो है ये रुई धुनने वाला या बुनकर होता था। अबवाब तो अतिरिक्त या गौड़ कर को अबवाब कहा जाता था। महसूल तो भू राजस्व का अनुमान जो है, इसे महसूल कहा जाता था। गनीमा तो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों। गनीमा लूट या युद्ध से प्राप्त धन को गनीमा कहा गया। द्रव्य परीक्षा क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी के टकसाल प्रमुख ठक्कर फेरू द्वारा लिखित पुस्तक जो सिक्का निर्माण से संबंधित है, इसको द्रव्य परीक्षा नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा द्रव्य परीक्षा ये अलाउद्दीन खिलजी के टकसाल प्रमुख ठक्कर फेरू के द्वारा लिखित पुस्तक है जो कि सिक्का निर्माण से संबंधित है। सूफी तो दोस्तों ऐसे लोग जिनका आचरण पवित्र और शुद्ध होता था, उन्हें सूफी कहा गया। खानकाह तो मुस्लिम फकीरों, सूफियों, साधुओं और धर्म प्रचारकों के ठहरने या रहने का स्थान, इसे खानकाह कहा गया था। वहादत उल वजूद क्या था? तो दोस्तों परम तत्व की एकता का सिद्धांत, यानी आत्मा परमात्मा की एकता को वहादत उल वजूद कहा गया। वहादत उल सुहूद क्या था? तो प्रत्यक्षवाद, इसमें खुदा को स्वामी और भक्त को दास माना जाता है। जिक्र तो जिक्र यानी नाम का जाप, नाम का जाप, इसे जिक्र कहा गया। समा तो ये सूफी धर्म में जो है ये अल्लाह या ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए जो गाना या गीत होता था उसको समा कहते थे। रक्स, रक्स का मतलब नृत्य होता है। नाम घर तो याद रखिए असम के भक्त संत शंकर देव द्वारा कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की चलाई गई पद्धति, इसको नाम घर कहा गया। अद्वैतवाद क्या है? तो दोस्तों भारतीय दर्शन में ये माना जाता है कि आत्मा और ब्रह्म दो नहीं यानी एक हैं, जिसे शंकराचार्य ने प्रतिपादित किया, तो इसे अद्वैतवाद कहा जाता है। यानी आत्मा और ब्रह्म दो नहीं यानी अद्वैत, यानी जो दो नहीं हों। अष्टछाप क्या था? तो 8 भक्तिकालीन कवियों का समूह, यानी 8 कृष्ण भक्ति से संबंधित कवियों का समूह, जिसकी स्थापना वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने 1565 में किया गया था। सूरदास, परमानंद दास और दोस्तों कृष्णदास, ये सभी अष्टछाप के प्रमुख कवि थे। शबद क्या था? तो शबद जो है भजन को कहा गया। धर्मसाल, ये गुरुद्वारा को धर्मसाल कहा जाता था। अंकिया दोस्तों, अंकिया एक नाटक शैली थी जिसका विकास असम के चैतन्य कहे जाने वाले संत शंकर देव ने किया था। पादशाह तो मुगल बादशाहों या सम्राटों द्वारा धारण की जाने वाली उपाधि को
पादशाह कहा गया। मुबैयान तो बाबर द्वारा सृजित एक नए प्रकार का छंद जिसको मुबैयान कहा गया। और शाहरुख तो आप जान लीजिए बाबर द्वारा चलाया गया चांदी का सिक्का, इसे शाहरुख कहा गया था। शहदायाद क्या था? तो मुगल उत्तराधिकार में ज्येष्ठाधिकार यानी ज्येष्ठ पुत्र का उत्तराधिकार के स्थान पर शहदायाद की मुगल या तैमूर प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। रैयतवाड़ी क्या थी? तो आप जानते हैं एक प्रकार की लगान व्यवस्था जिसमें राज्य किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करता है और शेरशाह ने इसको मुख्यतः लागू किया था। जरीबाना क्या था? तो खेतों का सर्वेक्षण शुल्क जो भू राजस्व का 2.5% था। महासिलाना ये कर संग्रह शुल्क था जो भू राजस्व का 5% था। रुपया तो दोस्तों आप जानते हैं ये रुपया जो आज भी हम प्रयोग करते हैं, इसका नामकरण शेरशाह द्वारा चलाया गया शुद्ध चांदी के सिक्के से लिया गया है जो कि 180 ग्रेन का था। दाम क्या है? तो ये 380 ग्रेन का तांबे का सिक्का जिसे दाम कहा जाता था। मनसबदार ये शब्द आप बहुत बार पढ़ते हैं। मनसबदार अकबर द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था जिसके जरिए पद और वेतन तथा सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। सुलह ए कुल क्या था? तो अकबर द्वारा प्रचलित धार्मिक नीति जो सार्वभौमिक समन्वय या सार्वभौमिक सहिष्णुता की बात करता है, इसको सुलह ए कुल कहा गया। इंसान कामिल तो विवेकशील प्राणी और अकबर ने महजर की घोषणा करने के बाद ये उपाधि धारण की थी। इलाही क्या है? तो अकबर द्वारा जारी सबसे बड़ा सोने का सिक्का जो 100 तोले से भी ज़्यादा भारी था। जब्ती दोस्तों शेरशाह द्वारा लागू भू राजस्व व्यवस्था जो भूमि की पैमाइश पर आधारित थी उसे जब्ती कहा गया। आईने दहशाला तो अकबर द्वारा प्रचलित भू राजस्व व्यवस्था और इसके तहत पिछले 10 वर्षों में लगने वाले लगान का औसत निकालकर उनका 1/3 भू राजस्व निर्धारित किया जाता था। गज ए इलाही तो अकबर द्वारा प्रचलित भूमि माप का पैमाना जो 41 अंगुल का होता था, इसे गज ए इलाही कहा गया। नाबूद तो इसके तहत किसान अपनी जमीन का अधिकतम 12.5% भाग बगैर कृषि के रख सकता था जिस पर कोई कर नहीं देना होता था। और देखिए जिंदा पीर तो दोस्तों जिंदा पीर को जीवित गुरु कहते हैं और व्यक्तिगत चारित्रिक गुणों के कारण औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। मज्म उल बहरीन तो मज्म उल बहरीन का हिंदी अर्थ है 2 समुद्रों का मिलन और दारा शिकोह द्वारा रचित पुस्तक जिसमें उसने हिंदू और मुस्लिम धार्मिक दार्शनिक विचारों का समन्वय किया है। सिर्रे अकबर तो दोस्तों दारा शिकोह द्वारा किया गया उपनिषदों का फारसी अनुवाद, इसका संग्रह सिर्रे अकबर कहा जाता है। और वकील ए मुतलक या वकील तो मुगल प्रशासन में सम्राट के बाद शासन कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील ए मुतलक होता था। आलम ए नौ तो अबुल फजल द्वारा अमेरिका को दिया गया नाम था। उर्ज तो लोहा बनाने की अति प्राचीन विधि को वुर्ज कहा जाता था। फतवा ए आलमगिरी दोस्तों औरंगजेब के काल में संकलित इस्लामिक कानून और प्रशासनिक नियमों का सबसे बड़ा डाइजेस्ट जिसको फतवा ए आलमगिरी कहा गया। पित्रादुरा क्या था? तो पत्थरों पर किया जाने वाला जड़ाऊ काम जिसे मुगल स्थापत्य कला में बखूबी प्रयोग किया जाता था। आईने अकबरी तो ये अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा का तीसरा भाग है जिसमें मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था और संपूर्ण साम्राज्य का अनूठा सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत किया गया है। बसोहली तो दोस्तों बसोहली हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी में विकसित एक लघु चित्रकला शैली जिसमें भानुदत्त की रसमंजरी का चित्रण हुआ है। कांगड़ा शैली तो कांगड़ा में विकसित लघु चित्रकला शैली, इसकी विशेषता ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण था। कथक तो आप जान लीजिए उत्तर भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली और इसका प्रारंभ मुगल काल में हुआ और इसका विकास जयपुर और लखनऊ के राज दरबारों में हुआ। ये प्रमुख शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत शामिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों शोरा यानी पोटेशियम नाइट्रेट तो बारूद निर्माण और पानी को ठंडा करने में मुख्य रूप से सोरा का प्रयोग किया जाता था। हुंडी तो व्यापारिक आदान प्रदान के लिए एक प्रपत्र के रूप में मुगल काल में हुंडी का प्रचलन था। यह एक ऐसा दस्तावेज था जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा की गई रकम दर्ज रहती थी।
हुंडी को कहीं अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती थी। पागा। पागा तो शिवाजी की नियमित घुड़सवार सेना को पागा कहा जाता था, जिसे अस्त्र शस्त्र और घोड़े राज्य की ओर से दिए जाते थे और नियमित रूप से वेतन प्राप्त होता था। सिलहदार तो ये अनियमित सैनिक होते थे जो युद्ध के समय अल्पकाल के लिए भी अपनी सेवाएं देते थे। ये अपने अस्त्र शस्त्र और घोड़े स्वयं लाते थे और बदले में लूटे गए माल का एक हिस्सा इन्हें प्राप्त होता था। अगला है काम विस्तार। तो याद रखिए, मराठा साम्राज्य के अंतर्गत छोटे छोटे प्रांतों के सूबेदारों को काम विस्तार कहा गया। मामलतदार तो बड़े प्रांतों के सूबेदार मामलतदार होते थे। कुर्जा पट्टी तो आपातकालीन कर को कुर्जा पट्टी कहा जाता था। फितना क्या है? तो राजनीतिक फूट या मनमुटाव का लाभ उठाकर दबाव और समझौते की रणनीति को फितना कहा गया। वतन तो मराठा साम्राज्य में किसी व्यक्ति को उसकी सेवा के बदले प्रदत्त भूमि या अनुदान, इसे वतन कहा गया। अगला है बखर। तो मराठा इतिवृत्त या ऐतिहासिक कालक्रमिक घटनाएं, इनको बखर कहा गया। बलूतेदार तो गांव के शिल्पकार जिन्हें गांव के लोगों से जजमानी प्रथा की तरह हिस्सा मिलता था, जो बलूत कहा जाता था। ब्लैक होल तो आधुनिक भारत में आ जाइए दोस्तों। ब्लैक होल 20 जून 1756 को घटी एक घटना थी जिसका वर्णन हॉलवेल ने किया है। इसके अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने एक छोटी सी कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया था, जिसमें से महज 23 अंग्रेज ही जिंदा बच पाए थे। लेकिन इस घटना के वास्तविकता पर, रियलिटी पर संदेह व्यक्त किया जाता है। इजारेदारी प्रथा क्या थी? तो इसके तहत शासन सीधे किसान से राजस्व वसूल करने वाले ठेकेदार को राजस्व वसूलने का जिम्मा सौंप देते थे, जो शासन को एक निश्चित लगान देने का वादा करते थे। कार्टेज दोस्तों, हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एक अधिकार स्थापित करके पुर्तगालियों ने कार्टेज व्यवस्था लागू की, जिसके तहत शुल्क देकर उनसे अनुमति प्राप्त करके ही कोई व्यापारिक जहाज हिंद महासागर से गुजर सकता था। दस्तक क्या था? तो मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा कंपनी के अधिकारियों को व्यापार परमिट जारी करने की जो शक्ति दी गई थी, उसे दस्तक कहते थे। ब्लैक टाउन्स तो आप जान लीजिए, अंग्रेजों द्वारा बसाए गए बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जैसे नगरों में देसी व्यापारियों और शिल्पकारों के रहने या बसने के लिए सीमित स्थान, इसको ब्लैक टाउन्स कहते थे। कन्फेडरेसी या राज्यमंडल तो मराठा सरदार सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले एक पेशवा के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी के सदस्य थे। पिंडारी तो मराठा सेना के अवैतनिक सैनिक जो लूटमार करने वाले दल के रूप में होते थे, इन्हें पिंडारी कहा गया। चौथ तो जमींदारों द्वारा वसूला जाने वाला भू राजस्व का 25% कर, और दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे। चौथ और सरदेशमुखी आप जानते हैं। सरदेशमुखी दोस्तों दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले राजस्व का 9 से 10% हिस्सा होता था। राखी तो सिखों द्वारा एक व्यवस्था जिसके तहत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। सहायक संधि तो 2 या 2 से अधिक शक्तियों के बीच अपनी सुरक्षा के लिए आपसी समझौता किया जाना सहायक संधि कहलाता था। देखिए, व्यापगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो इस सिद्धांत के अनुसार अगर किसी सुरक्षा प्राप्त राज्य का शासक बिना स्वाभाविक उत्तराधिकारी के मर जाए तो उसका राज्य उसके दत्तक पुत्र यानी गोद लिए हुए पुत्र को नहीं सौंपा जाएगा। इसे व्यापगत सिद्धांत कहा जाता था। जमींदारी अस्थाई या इस्तमरारी व्यवस्था तो 1790 में कार्नवालिस द्वारा लागू की गई 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था, जिसे 1793 में अस्थाई कर दिया गया था। इसमें भूमि का स्वामी तथा लगान वसूली का अधिकारी जमींदार को माना गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी? तो इसके तहत भूमि का स्वामी किसान को माना गया और सीधे उसे ही लगान जमा करने का उत्तरदायित्व दिया गया। महालवाड़ी व्यवस्था तो इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार ने महाल यानी गांव या मुखिया से लगान वसूली का समझौता किया था। देखिए, धन का बहिर्गमन या ड्रेन ऑफ वेल्थ, तो वे सभी भुगतान जिनके तहत भारत की संपत्ति और संसाधनों का एक भाग ब्रिटेन भेजा जा रहा था और जिसके प्रतिफल में भारत को कोई आर्थिक या भौतिक लाभ नहीं प्राप्त होता था, उसे धन का बहिर्गमन कहा जाता था। सबसे पहले ब्रिटिशों द्वारा भारत से किए जाने वाले धन के बहिर्गमन की चर्चा दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी।
अगला है तिनकठिया प्रथा। तो इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी जमीन के करीब 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। ददनी प्रथा। तो इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों और शिल्पियों को एक मामूली सी रकम या अग्रिम या एडवांस पेशगी देकर करारनामा लिखा लेते थे, जो बाजार भाव से बहुत कम दाम पर हुआ करता था, जिसे ददनी प्रथा कहा गया। दुबला हाली प्रथा। तो ये प्रथा भारत के पश्चिमी क्षेत्र मुख्यतः सूरत में प्रचलित थी। इसके अंतर्गत दुबला और हाली कहलाने वाले भूदास अपने मालिकों को ही अपनी संपत्ति का और स्वयं का संरक्षक मानते थे। हाली प्रथा का संबंध बधुआ मजदूरी से था। धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम। तो याद कर लीजिए, 1850 में लागू इस अधिनियम द्वारा ईसाई धर्म को ग्रहण करने वाले को पैतृक संपत्ति में अधिकार मिल गया था। नवाब। तो दोस्तों भारतीय शब्द नवाब का अंग्रेजी संस्करण नवाब था। ये उन अंग्रेजों के लिए प्रयुक्त किया जाता था जो भारत में नौकरी के दौरान कमाए और लूटे गए धन के साथ इंग्लैंड लौटते थे और वहाँ ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करते थे। महाभियोग या इम्पीचमेंट। तो जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी संसद का ऊपरी सदन, वहाँ पर उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है, इसे महाभियोग कहा जाता है। दामन ए कोह। तो भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों का क्षेत्र, ये संथाल परगना क्षेत्र है, इसे दामन ए कोह कहा गया। मस्केट क्या होती थी? तो तोड़ेदार बंदूक को मस्केट कहा जाता था। मैचलॉक। तो ऐसी बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी, उसे मैचलॉक कहा गया। और सहायक संधि क्या थी? तो दोस्तों कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा देसी रियासतों से साथ की गई संधि, जिसके तहत देसी रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था। कंपनी उनकी सुरक्षा करती थी, जिसके लिए रखे गए सहायक सेना का खर्च देसी रियासतें उठाती थीं। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उलगुलान। तो दोस्तों बिरसा मुंडा द्वारा 1899 में किया गया महान विद्रोह, इसको उलगुलान कहा गया था। पूना पैक्ट या पूना समझौता, ये 1932 का है। ये भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच 1932 में हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान किया और समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या जो थी वो प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 148 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई थी। शारदा एक्ट। तो दोस्तों बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 द्वारा विवाह की आयु लड़कियों के लिए 14 और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई। इसके लिए शिक्षाविद हरविलास शारदा ने प्रयास किया था और उन्हीं के नाम पर इस अधिनियम को शारदा एक्ट कहा गया। अगला है मिनट ऑफ एजुकेशन। तो 1835 में लॉर्ड मैकाले जो कि विधि सदस्य थे, उनके द्वारा दिए गए मिनट्स ऑफ एजुकेशन को गवर्नर जनरल बेंटिक ने संस्तुति प्रदान की, जिससे आंग्ल प्राच्य विवाद का अंत हुआ और भारत में अंग्रेजी शिक्षा को अधिकृत रूप से मान्यता मिली। उड डिस्पैच या उड घोषणा पत्र। तो ये 1854 का है। 1854 में सर चार्ल्स वुड ने भारत की भावी शिक्षा नीति की विस्तृत योजना बनाई, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो ये बहुत ही विवादित कानून रहा दोस्तों। देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878, ये लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में देशी भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए पारित किया गया था। प्लेज मूवमेंट। तो नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस द्वारा बाल विवाह के विरोध में चलाया गया आंदोलन, इसे प्लेज मूवमेंट कहा गया। सेफ्टी वाल्व सिद्धांत। तो दोस्तों लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की स्थापना से संबंधित ये सिद्धांत यंग इंडिया में प्रकाशित किया था। इसके अनुसार 1857 की क्रांति की विफलता के बाद भारतीय जनता में पनपता असंतोष किसी भी रूप में उग्र रूप धारण न करे और असंतोष के इस वाष्प को बिना खतरे के कांग्रेस रूपी सुरक्षा वाल्व से बाहर निकाला जा सके। इंडिया हाउस। दोस्तों श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में भारत से ब्रिटेन जाने वाले विद्यार्थियों और क्रांतिकारियों के आश्रय के लिए लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। शोर कमेटी। तो कामागाटामारू जहाज के यात्रियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए हुसैन, रहीम, बलवंत सिंह और सोहनलाल पाठक की अगुवाई में शोर यानी तटीय कमेटी का गठन हुआ था।
अगला है टॉल्स्टॉय फार्म। तो ट्रांसवाल में अपने सहयोगी जर्मन शिल्पकार कालेनबाख की मदद से गांधी जी ने 1910 में इस फार्म की स्थापना की। इस आश्रम ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के प्रति भेदभाव के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन के रूप में केंद्र के रूप में काम किया था। कैसर ए हिंद। देखिए, बोअर युद्ध जो 1899 से 1902 के बीच चला था, इस दौरान गांधी जी द्वारा किए गए कार्यों यानी चिकित्सकीय सेवाओं के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा 1915 में उन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। रॉलेट एक्ट। तो दोस्तों 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर भारत में क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने के उद्देश्य से द एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919 यानी रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। इसे बिना वकील बिना दलील कानून कहा जाता था। अगला प्रश्न है बटलर कमेटी। तो हरकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में 1927 में एक समिति का गठन भारत सरकार और देसी राजाओं के मध्य संबंधों की जांच और उसे बेहतर बनाने के लिए सुझाव देने के लिए किया गया था। काकोरी कांड के बारे में जानते हैं। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने लखनऊ के निकट काकोरी में एक मालगाड़ी को लूट लिया। इस काकोरी कांड को अंजाम देने वाले राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को पकड़कर फांसी दी गई, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए। काकोरी कांड का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। अगला प्रश्न है नेहरू रिपोर्ट। तो भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड की चुनौती पर 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय समिति की स्थापना की गई, जिसे नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट में भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका था। अगला है दोस्तों वन मैन बाउंड्री फोर्स। तो लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा से उत्पन्न सांप्रदायिक हिंसा को समाप्त कर शांति बहाली के लिए गांधी जी अकेले नोआखली बंगाल चले गए। उनके इस प्रयास की सराहना करते हुए माउंटबेटन ने उन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी थी। अगला है डिकी बर्ड प्लान। तो माउंटबेटन, सर जॉर्ज एबे और सर हेस्टिंग्स इस्मा की समिति द्वारा तैयार इस योजना के अनुसार पहले राज्यों को आज़ाद किया जाए जो बाद में संघ का निर्माण करें। चूंकि इसे हेस्टिंग्स इस्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसलिए इसे इस्मा योजना कहा जाता है। प्रांतीय गवर्नरों की सभा में जवाहरलाल नेहरू को जब माउंटबेटन ने इस योजना के बारे में बताया तो उन्होंने इसे तुरंत अस्वीकार कर दिया। उनके अनुसार ये योजना भारत के बाल्कनीकरण को आमंत्रित करेगी, अतः इस योजना को बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण कथन और शब्दावली के अंतर्गत इस वीडियो में आपने प्रमुख ऐतिहासिक शब्दावली जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में, जो इम्पोर्टेंट शब्द और शब्दावली हैं उनको आपने कवर किया। और ये प्रश्न विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के साथ लोक सेवा आयोग यानी यूपी कमीशन, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, झारखंड द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के भारतीय इतिहास के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।